हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवानों को जगदीश चौहान का नमस्कार। प्रस्तुत है कृषि दर्शन। किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम इस प्रोग्राम में एक नए रोचक तथ्यों के साथ आए हैं। आज हम आपको प्रदेश में जो हमारे परंपरागत फसलें बीजी जाती थी, खासकर अनाज की फसलें बीजी जाती थी, अब वो जो है आमतौर से जो है वंचित हो गई हैं। तो इसकी जानकारी के लिए आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अनिल चौधरी, जो कि कृषि विभाग जो है CPRR में शिमला में जो है तैनात हैं, ये वरिष्ठ साइंटिस्ट हैं वहाँ पे। तो इसकी जो है आपको जो है विस्तृत जानकारी देंगे। और ख़ासकर ये हमारा जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारा फ़ोन इन लाइव है। तो किसान भाइयों, अगर आप हमारे डॉक्टर साहब से कोई भी प्रश्न पूछना चाहेंगे तो इसके लिए जो है आप हमारे दूरभाष नंबर भी नोट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए स्वागत है। और हम पहले प्रोग्राम शुरू करें तो हम अपने किसान भाइयों को पहले जानकारी देते हैं कि जो हमारे जो दूरभाष नंबर रहेंगे 0177 1280 177 0177 2800 178। तो ये दो नंबर हैं। आप यहाँ से जो है हमारे डॉक्टर साहब से सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने कहा है कि अभी आज हमारे जो हैं प्रदेश से जो हैं परंपरागत अनाज की फसलें जो हैं ये लुप्त सी हो गई है, जबकि इसकी जगह जो नई फसलें हमारे किसान पैदा कर रहे हैं वो जो हैं वो तो अलग बात है कि चलो उससे जीवन चल रहा है, बड़ा लोगों ने किया है, लेकिन इसमें कई बीमारियां भी जो हैं पैदा हो गई हैं और इससे खाने से जो है स्वास्थ्य काफ़ी लोग जो है नई नई बीमारियां पैदा हो गई है। और यहाँ तक कि जो है अब हमारे किसान इसको जो है इसकी बिजाई करना भी भूल गए हैं। खासकर जैसे हमारे पहले ज़माने में जो है आपका कोदा उसकी बीजी जाती थी, काउनी, और दूसरी जो है आपका फाफड़ा है, अनेक प्रकार की फसलों की यहाँ पे बिजाई होती थी। तो डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, खासकर जो कोदा है इसका क्या हमारे जो हैं जीवन में इसकी कैसे बिजाई की जाए और इसका क्या महत्व है। डॉक्टर साहब। चौहान साहब, आज का जो विषय है बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। जी डॉक्टर साहब। और जिस तरीके से आपने बोला कि हमारी जो जीवन शैली कुछ इस तरह की हो गई है कि हमें तरह तरह की बीमारी, खासकर डायबिटिक है जी, या मोटापा है, इस तरह की जो जीवन शैली से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं जी या बीमारियाँ हैं वो लग गई हैं। तो हम बात करें अगर ये परंपरागत जितने भी हमारे अनाज हैं, जैसे कोदरा है, काउनी है या सौंक है, चिगोरा जिसको बोलते हैं, फाफड़ा है, बहुत ही, तो इन फसलों का बहुत महत्व है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और हमारी पहाड़ी कृषि के लिए भी। जी पहले मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य के बारे में। जी। तो ये जितनी परंपरागत जितनी भी अन्नधान्य फसलें हैं ये फाइबर रिच हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रेशा होता है इन अनाजों में। और ये जो रेशा होता है ये खासकर जो मोटापा है, अगर हम लोग खाते हैं तो ये डाइजेशन लेट होती है, इसकी स्लो डाइजेशन होती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये जो इनको खाने से या खाने से, खाने से ये जो आराम से क्या होता है, आराम से पचेगा ये। फिर ये क्या करेगा, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जी उनको एनर्जी जो है वो स्लो प्रोवाइड करेगा। ब्लड शुगर लेवल जो है उसको चेक भी करता है फाइबर। और तीसरा, मोटापा भी कम करता है, भूख कम लगती है इनको खाने से, मतलब जो बार बार लगती है क्योंकि पेट भरा हुआ महसूस होता है आपको। और फिर दूसरी चीज़ है कि इसमें जो मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, आपका फास्फोरस है, ये बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं एक बार अपने किसानों को फिर से एक बार दूरभाष नंबर दोहराना चाहूँगा। तो वो हैं 0177 2800 177 और दूसरा नंबर है 0177 2800 178। तो अगर किसान भाइयों आपको किसी भी प्रकार की जो परंपरागत फसलें हैं इसके बारे में आपने कोई जानकारी लेनी है तो आप हमारे डॉक्टर साहब से जो है सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, तो आप कह रहे थे कि जो इसका जो है खासकर इसका क्या क्या महत्व जो है स्वास्थ्य में क्या महत्व है। जी डॉक्टर साहब। तो जो तीसरी चीज़ है इसमें कि ये कुछ एक जो हमारे जैसे कोदरा है जी, हमारा जितने भी माइनर मिलेट्स है, बार्नयार्ड मिलेट जिसको बोलते हैं हम लोग, ये आपकी सौंक आ गई, ये जितने भी जो माइनर मिलेट्स हैं या धान्य फसलें जो परंपरागत हैं, इनमें कुछ एक अमाइनो एसिड्स बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। और वो जो है इनका अलग अलग रोल है हमारे इसमें। कुछ इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि हमारी जो है वो
स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। और ख़ासकर ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं। हम लोग फाफरा की बात कर रहे थे, ये तो एक तरह का, ये जो हमारे हृदय रोगी हैं या जिनको जो शुगर के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक्स हैं, उनके लिए तो एक तरह के रामबाण है। ये रामबाण है। और इनका, और ये जो आपका जो चौलाई है, ये जो आपका फाफरा है, इनमें तो ये जो पत्ते होते हैं, इनकी भी आप लोग जो सब्जी भी बना सकते हैं। और हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में लोग खाते हैं और खाते रहे हैं और स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता था। बिल्कुल जी। पहले डॉक्टर साहब देखा जाए हमने आमतौर से जो है ये नाज, आमतौर से यही नाज उगाया जाता था। और ये तो बहुत देर से जो है हमारे पास जो ये गेहूँ आया है, ये तो बहुत देर से यहाँ पे आया है। और लोग पहले इसका, और बिल्कुल उनका स्वास्थ्य जो है बहुत अच्छा देखने में मिला डॉक्टर साहब। और जैसे कि आपने कहा है कि जैसे कोदा है, ये जो है बड़ा आराम से जो है धीरे धीरे पचता है। और इसकी जगह हम चावल वगैरह खाते हैं और चावल इतनी जल्दी पच जाता है और इससे जो है शुगर वगैरह ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो किसान भाइयों, ये बहुत ही एक रोचक तथ्य हैं। तो आप इसकी जानकारी जो है हमारे डॉक्टर साहब से ले रहे हैं कि कोदरा खासकर जो हमारे अब जो है किसानों ने बीजना छोड़ दिया है, तो इसके बीज के बारे में डॉक्टर साहब से मैं जानकारी चाहूँगा कि कहाँ पे डॉक्टर साहब इसका बीज हमें प्राप्त हो सकता है। इसकी जो रिकमेंडेशन सर बीज की अगर बात करें तो हमारी पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय है जी, वहाँ पर जो ऊंचाई वाले कुछ एक स्टेशन हैं इसके, वहाँ से इसका बीज मिल सकता है। दूसरा हमारा NPVR का यहाँ पर शिमला में स्टेशन है, उनके पास भी कुछ एक जो वैरायटीज़ रिलीज़ हैं हिमाचल के लिए, उसका बीज मिल जाता है। फिर अल्मोड़ा में अगर कृषि विभाग के अगर हमारे अधिकारीगण भी सुन रहे हों और कुछ किसान अगर इंटरेस्टेड हों, तो वो लोग अल्मोड़ा में ICR का एक भारतीय विवेकानंद प्रति कृषि अनुसंधान संस्थान है, VPKS, वहाँ पर ये जितने भी माइनर मिलेट्स हैं, इनके बीज वहाँ पर उपलब्ध हो सकते हैं। और जो भी हमारी विश्वविद्यालय ने पालमपुर ने जो रिकमेंड किए गए हैं वो वहाँ से मिल जाएंगे। और बल्कि मैं अपील करूँगा कृषि विभाग के अधिकारियों को, जब भी किसान भाई आपसे बीज मांगें तो कृपया आप लोग वहाँ से उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये हमारे विलुप्त होते जा रहे हैं और हम सबको मिलके ये इनको बढ़ावा देना है ना। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा, मैंने एक देखा है डॉक्टर साहब कि जैसे अब इनकी जो है ना मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे कोदरा है, तो क्या कारण, यही एक कारण रहा है इसका कि उसकी बिजाई कम हो रही है या कोई और भी कोई कारण है इसमें कि जो है इसका इतना जो है मूल्य बढ़ गया है? जैसे आटा तो आदमी को सस्ता मिल रहा है, जो तो कोई आपको 20 रुपये किलो के तक जो है अच्छा आटा आपको मिल जाए, लेकिन ये तो कम से कम 120 और 150 रुपये किलो तक जो है प्राप्त हो रहा है लोगों को। इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब? इसके चौहान साहब 2-3 कारण हैं। एक तो सप्लाई डिमांड का आप लोग कंसेप्ट जानते हो जी। अगर सप्लाई कम होगी, डिमांड ज़्यादा है, बिल्कुल सही बात तो चीज़ों के मूल्य बढ़ेंगे जी। और इसमें भी ये है क्योंकि लोगों ने इसको लगाना छोड़ दिया हुआ है और बड़े कम क्षेत्र में लगता है। अगर कोदरा की बात करें तो लगभग 3000 हेक्टेयर एरिया में हमारे प्रदेश में लगाया जाता है। अच्छा। और मंडी जिला इसमें अग्रणी भी है, 1100 हेक्टेयर एरिया में लगता है। अच्छा, मंडी में इसका मंडी जिला में बहुत है, जो भी आपका ये ब्यास नदी का दोनों साइड का जो बेसिन है उसमें लगाया जाता है। और कुल मिला के 3-4 हेक्टेयर में तो नेचुरली इसकी जो पैदावार है बहुत कम है, इसकी प्रोडक्शन कम होती है, कम हो रही है। और लोग आजकल जागरूक हो रहे हैं जी। खासकर जो लोग अर्बन एरियाज में हैं या मेट्रो सिटीज़ में है, वो लोग इसके फाइबर कंटेंट्स को देख के, इसकी मेडिसिन वैल्यूज़ को देख के ये जितने भी माइनर मिनट्स हैं उनको खरीद रहे हैं। अच्छा, ये मेन कारण है आज की डेट में, मतलब इसका जो है, बल्कि आज की डेट में सर इसका एक्सपोर्ट हो रहा है, ये मैंने विदेशी लोग इसको खरीद रहे हैं। तो इसकी वजह से भी क्योंकि इसकी अब डिमांड बढ़ रही है, जरूरत के हिसाब से फिर उतना पैदा नहीं हो पा रहा। तो चलो हम किसान भाई से कहेंगे कि अगर आप बेचना नहीं चाहते, कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए आप इसको जो है पैदा कर सकते हैं। और अगर आपको इसके लिए बीज की ज़रूरत होगी तो आप शिमला में जो है हमारे यहाँ पर CPRI का ऑफिस है, आप वहाँ से भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। और एक दो आपने जो डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं, CPRI में तो सर यहाँ नहीं है क्योंकि हमारा काम आलू के अनुसंधान पे है। अच्छा जी। लेकिन यहाँ पर कृषि विभाग के NPVR एक अनुसंधान संस्थान है जी डॉक्टर साहब, ICR का। और अल्मोड़ा में क्योंकि वहाँ उत्तराखंड के लिए एक ICR का स्टेशन है, इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर इन्हीं फसलों के ऊपर काम होता है, पहाड़ी फसलों के ऊपर, तो वहाँ से ये उपलब्ध हो सकता है। पर डॉक्टर साहब एक बड़ी समस्या रही है, जैसे किसान इनको फसलों को बेचते तो हैं, पर लेकिन आदमी को ये डर रहता है किसानों को कि कहीं ये जो है जानवरों से जो है उसको जो है क्षति ना पहुँचा दे फसल को। तो इसमें इस तरह कोई वो तो नहीं है डॉक्टर साहब, इसका बड़ा कैसे बचाएं इसको? हाँ डॉक्टर साहब, ये मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो मंकी मेनिस की जो प्रॉब्लम है, बंदरों की सबसे ज़्यादा समस्या हमारे प्रदेश में। तो ये तो हमारे बुजुर्गों ने ही इसको नदियों के किनारे, क्योंकि मैंने इस पे काम भी किया है कोदरा के ऊपर और चौलाई के ऊपर, तो मैंने देखा है
कि जो सतलुज के दोनों किनारे हिमाचल में दोनों किनारों पे कोदरा लगता रहा है। अच्छा। वैसे ही ब्यास नदी के दोनों किनारे हमीरपुर एरिया तक नीचे तक लगता रहा है। तो क्योंकि वहाँ पर बंदरों का प्रकोप ज़्यादा था, अब तो गांव-गांव में बंदर फैल चुके हैं जी। तो ये ऐसी फसलें हैं, इन पे जो है वो बंदर का अटैक कम होता है। क्योंकि जैसे मक्की लगी होती है, मक्की को तो एकदम से बंदर आते हैं और उनका बिहेवियर ऐसा है कि वो तोड़ के ले जाते हैं, पौधे को नुकसान पहुंचा देते हैं। पर इनमें जो है इसको नहीं खाते हैं वो। अच्छा, बंदर इसको नहीं खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर खाएंगे भी तो थोड़ा ही नुकसान कर पाते हैं, क्योंकि जो कोदरा होता है उसकी जो सिट्टा होता है वो अंदर की तरफ बंद होता है। कुछ एक वैरायटी में थोड़ा ऊपर की तरफ भी होता है जी। तो उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। अच्छा, कम मात्रा में जिसको नुकसान पहुंचाया जाता है। तो इसमें आपको किसी भी तरह का जो भय नहीं इसको बीजने से। तो इसको आप जो है नदी के किनारे में हैं क्या डॉक्टर साहब? इसका जो सूखा एरिया है हमारे पास, जहाँ पर ढलानदार वो है खेती, वहाँ पर भी इसकी बिजाई कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जितने भी हमारे ये जो अनाज की परंपरागत फसलें हैं जी, आपका सौंक है, कोदरा है जी, आपका कौनी है, कंगनी, इनको जो है आप लोग कम उपजाऊ वाले जो खेत हैं, कम उपजाऊ शक्ति वाले खेत, उनमें भी लगा सकते हैं। और मैं यहाँ बताना चाहूँगा किसान भाइयों को कि सूखा अगर पड़ जाता है, कम बारिश होती है, उसके लिए तो ये बड़ी ही उपयुक्त फसलें हैं। ये बहुत अच्छी बात। तो कम पानी में भी हो जाते हैं। इरिगेटेड क्षेत्र है, आपको अगर बारिश नहीं होती एक आध इरीगेशन से सिंचाई देने से काम चल जाता है, कर सकते हैं। और मैं बार बार जोर दे के बोल रहा हूँ कि जो कम उपजाऊ खेत हैं उन पे भी ये अच्छी पैदावार 10 से 12 क्विंटल तक पर हेक्टेयर तक की पैदावार दे जाते हैं। और अगली बात यह है कि इसको कम जो है वो नत्रजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम भी इनको कम लगता है। अच्छा। अगर माइनर मिनट्स की बात करें तो ये कोदरा की बात जैसे आप जोर दे के बोल रहे हैं, तो इसमें 40 किलो नाइट्रोजन जो प्रति हेक्टेयर काफी होती है। अच्छा, खाद के लिए जो है आप जो है इसको जो है 40 किलो एक हेक्टेयर में आपने जो है खाद की मात्रा इसमें डालनी, मतलब कम खाद का प्रयोग भी कम होता है इसके। हाँ जी। और फास्फोरस इसमें कोई 20 किलो प्रति हेक्टेयर लगता है जी डॉक्टर साहब। तो और इसमें जो है पोटाशियम, क्योंकि हमारी खेतों में काफ़ी है हिमाचल में जी, तो पोटाशियम की इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। रही बात आपके दूसरे जो आपके माइनर मिलेट्स हैं जी, जैसे हमारा काउनी है, सौंक है, झिंगोरा है, इनमें जो है हमारा कोई 30 किलो नाइट्रोजन और कोई 25 से 30 किलो हमारा फास्फोरस और कोई 20 किलो जो पोटाशियम जो है वो काफ़ी होता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए काफ़ी हो जाए तो कम खाद से भी अच्छी पैदावार। कहने का मतलब डॉक्टर साहब का ये है कि जो इसके ऊपर खर्चा भी आपका बहुत कम है और ये स्वास्थ्यवर्धक फसलें हैं, तो इसको जो है हर हालत में जो है हमारे किसान भाई जो हैं उगा सकते हैं। और ख़ासकर डॉक्टर साहब एक जो हमारा फाफड़ा है, ये तो बहुत अच्छा जो है आपने कहा है कि ये डायबिटीज़ खासकर जैसे शुगर के पेशेंट के लिए कोई और जो है इसका क्या क्या इसका महत्व है डॉक्टर साहब? ज़रा थोड़ा इसमें सर जो फाफड़ा का 2 तरीके से हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी। अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा लगभग 1200 मीटर से ऊपर जो है ये लगा लेते हैं लोग, और ये 3500 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई तक लोग इसको लगा सकते हैं। और ऊपरी क्षेत्रों में इसको बीज के लिए भी लगाते हैं जी। तो इसके जो पत्तेदार सब्जी और इसका जो बीज हमारा जो जिससे अनाज में इसके हम लोग कई तरह के व्यंजन बना लेते हैं जी। तो उनसे क्या है कि एक तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि फाइबर ज़्यादा होता है जी, और दूसरा को इसकी बात करें हम लोग फाफड़ा की, तो इसमें कुछ एक ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स है और कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जो हमारे जैसे इंसुलिन वगैरह जो है, क्योंकि इंसुलिन हमारी या तो उसकी कम सिक्रीशन होता है हमारे पैनक्रियाज में जी, या फिर जो है उसका जो है वो ज़्यादा जो है उसकी कार्य करने की क्षमता नहीं रहती है। तो फाफड़ा में कुछ एक ऐसे वैज्ञानिकों ने कुछ एक इसमें कुछ एक मेटाबोलाइट्स पाए हैं जी, जो उसके सिक्रीशंस को और उसकी एक्टिविटी को बढ़ाते होंगे, और वो जो है हमारे शुगर को जो है कुदरती तौर पर कंट्रोल करते हैं। और कुछ एक 2-3 इसमें अमाइनो एसिड ज़्यादा पाए जाते हैं जी, जो है हमारे लीवर को, कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। क्योंकि हमारी जो डायबिटिक्स है, जो टाइप 2 है, और इसका जो कोलेस्ट्रॉल के साथ भी थोड़ा संबंध है, तो ये दोनों चीज़ों को जो है वो कम करता है। और फिर इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है जी। वो हमारी जो धमनियाँ हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है शुगर के केसेस में, जब हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा होती है तो उनकी भी एक्टिविटी को, उनको भी लचीलापन बढ़ाता है उनका, और उनकी रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। तब देखिए तो उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है ये। आजकल लोगों का 80% लोगों का जीवन जो है दवाइयों पर निर्भर हो गया है, तो उसका मेन जो है कारण यही रहा है कि हम लोगों ने जो ये परंपरागत जो हमारे पास जो अनाज की फसलें थी ये लगानी भी छोड़ दी हैं और खानी भी छोड़ दी है। तो इसीलिए जो है
आज ये हमने जो है दूरदर्शन में बहुत अच्छा रोचक विषय रखा है। तो ये जो है बड़ा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। तो अगर आप इसको अपने खेतों में लगाते हैं, अपने और आप इसको बेचना चाहते हैं, तो आप इससे जो है आगे आने वाले भविष्य के लिए जो है ये काफ़ी लाभदायक रहेगा। अब फाफड़ा है, ये तो आम तौर से पहले तो आम कहीं पे भी जो है उगाया जा सकता है, और इसके लिए जो है काफ़ी कम मात्रा में डॉक्टर साहब ने जैसे कहा है कि ना इसमें ज़्यादा कोई खाद डालनी है, ना कोई ज़्यादा वो करना है, तो इसको आप जो है उगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब एक और है हमारे पास फसल जो अभी नहीं दिखाई दे रही है, खासकर बरसात के मौसम में आते हैं, चौलाई है। तो इसकी जो है कुछ लोग किसान बाज़ार में चौलाई के पत्ते बेचने को तो लाते हैं, तो क्या डॉक्टर साहब इसकी कोई अनाज जो है, इसका अनाज भी होता है, इसका क्या, इसका रोटी बनती है, इसका क्या इसका जो है महत्व है इसका खासकर? सर एक तो अब शिवरात्रि आने वाली है। जी जी डॉक्टर साहब। शिवरात्रि में स्यूल के लड्डू आपने देखे होंगे। जी जी। और खीर भी इसकी बनती है चौलाई की। हाँ जी। तो इसकी और भून के भी हम लोग खाते हैं, इसके जो छोटे छोटे बीज होते हैं, दाने होते हैं, चौलाई जो और भून के तो उसके जो अमाइनो एसिड और प्रोटीन है वो भी जो उसकी उपलब्धता जो हमारे शरीर में बढ़ जाती है। अच्छा। तो एक तो ये 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी, इनका ये यूज है। जी जी। पत्तों से इसके साग बनता है, आयरन में बहुत ज़्यादा रिच है। मैंने पहले बोला कैल्शियम, मैग्नीशियम आपका, और पोटाशियम और फास्फोरस इनसे बहुत ज़्यादा मिलता है हमारे को। जी सर। और जो अनाज है इसको जो भी हम लोग पैदा कर सकते हैं। और मैं किसानों को बोलना चाहूँगा कि हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं, हमारे गांव में लगती हैं जी। आपके शिमला में, मंडी में, कुल्लू में, सिरमौर में, इवन सोलन के एरियाज में यहाँ पर लोकल वैरायटीज़ लगती हैं। उसके अलावा हमारे पास एक दुर्गा नाम की नई वैरायटी है, अन्नपूर्णा नाम की एक वैरायटी रिकमेंड की हुई है। एक बीज करके, हाँ जी, ये बीज है इसका चौलाई के ये किस्में हैं, ये नई किस्में ये जो है नोट करने वाली बात है। ये कौन कौन सी डॉक्टर फिर से दोहराएंगे जरा? अन्नपूर्णा, दुर्गा एक बड़ी पहले की वैरायटी है, स्वर्णा, और एक PRA 9401। ये 3-4 बड़ी अच्छी वैरायटीज और हमारे एरियाज के लिए, ये जितना भी हमारा वेट टेम्परेट है उस रीजन के लिए बड़ी अच्छी वैरायटीज हैं। और मैं लगाने वाला समय भी बता देता हूँ सर इसको। जी जी। हम लोग मई जून में इसकी बिजाई कर सकते हैं। मई जून में इसकी बिजाई होगी। और हम लोग तो वैसे छठा मेथड से करते हैं, जगह बिखरे होते हैं पौधे। जी जी। अदरवाइज इसको लाइनों में भी लगा सकते हैं हम लोग। लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रखें। अच्छा। और इसकी बिजाई करते हैं डायरेक्ट। बीज भी इसका जो है हमारा 2 से 2.5 किलो प्रति हेक्टेयर लगेगा। अच्छा। तो इसको अगर ज़्यादा, क्योंकि शुरू में ज़्यादा पौधे हो जाते हैं, बारिशें भी थोड़ी थोड़ी हो रही होती हैं। जी। तो जब पौधे थोड़े घने हों तो उसको उखाड़ के साग भी खा सकते हैं उसका। बिल्कुल। और पौधे से पौधे की दूरी जो है वो कम से कम 25 सेंटीमीटर रह जाए तो बड़ी उचित इसकी 50 इंटू जो 25 सेंटीमीटर की जो दूरी है बड़ी अच्छी है इसके लिए, बहुत अच्छी। और इनकी पैदावार मैंने इस पे काम किया तो मैंने इस पे देखा है कि जो हमारी लोकल वैरायटीज़ हैं, जैसे मंडी वगैरह में मैंने देखा था कि इसमें लोग बहुत लगाते हैं अपर एरियाज में। जी जी। तो वहाँ पर ये 12 से 15 क्विंटल तक जो है ये पैदावार दे सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 12 से 15 क्विंटल। हाँ जी। आप ये मान के चलो कि आपका 70 से 75 किलो एक कनाल एरिया में, और बीघे में 120 किलो से लेकर 150 किलो तक जो है ये पैदावार इसकी आ जाती है। और जो नई वैरायटीज आई जैसे इनकी 16 से लेकर 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की पैदावार है। और मैं दावे के साथ किसानों को बोल सकता हूँ कि आप लोग इसको जरूर लगाएं। अगर आप लोग अनाज के लिए नहीं लगा रहे हैं, एटलीस्ट इसको साग के लिए थोड़े से किचन गार्डन में जरूर ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। तो डॉक्टर साहब एक टाइम जैसे आपका कोदा है तो इनको आप कितनी देर तक जो है रख सकते हैं? क्या इसकी जो है मतलब घरों में इसका संग्रहण कब तक कर सकते हैं? देखो कोदरा तो सर इसको तो हम लोग 7-8 साल तक पहले रखते थे। जी जी। तो हमारे कांगड़ा में भी लगता रहा है ये। अब तो धीरे धीरे क्या हुआ है कि गेहूं आ गई, धान की इंट्रोडक्शन होगी इन एरिया में, तो इन एरिया हमारे एरियाज में जो है ये ऐसी अनाज की फसलें, इनका बीज भी उपलब्ध हो जाता है और इनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। पैदावार नो डाउट इनकी ज़्यादा है, 25 से 30 क्विंटल। अब तो हाइब्रिड्स आ गए हैं राइस में, तो उसके 50 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर की पैदावार है। इन फसलों में जो पहले ट्रेडिशनल वैरायटीज थी इनकी 10 से 12 क्विंटल, कोदरा में 15 क्विंटल तक भी वैरायटीज थी। लेकिन अब अनुसंधान हो चुका है और अच्छी अच्छी वैरायटियाँ आ चुकी हैं। तो इनकी पैदावार जो है 15 से 20 क्विंटल तक, यानी कि जो हमारी ट्रेडिशनल वैरायटीज़ हैं उससे 25 से लेकर 40% तक इनकी पैदावार बढ़ चुकी है। तो किसान जरूर लगाएं। रही बात स्टोरेज की,
तो किसान इसको जो है कोदरा को 6-7 साल तक स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अब तो अच्छा, अवेलेबिलिटी है ही नहीं हमारे पास इतने ज़्यादा जी। तो हम लोग एटलीस्ट अपने लिए जरूर लगाएं, और मार्केट में भी इसके अच्छे रेट मिल रहे हैं आज की रेट में। वही कहानी बड़े बड़े मॉल्स में ये रखे जाते हैं इसके अनाज, किलो 2-2 किलो की पैकिंग में, पाउडर में या फिर आपके फुल ग्रेन्स में, और लोग इसको बड़े चाव से बड़ी जागरूकता के साथ जीवन शैली की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इनको यूज़ कर रहे हैं। अब तो काफ़ी देखने में आ रहा है डॉक्टर साहब कि अब लोग जो हैं इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं। अब जो है ये पुराना जो है सिस्टम शायद लगता है कि वापस ज़रूर आएगा, क्योंकि जैसे कि रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता था और दूसरी खादों का भी प्रयोग जो है इसके लिए बड़ा नुकसानदायक रहा है। अब जैविक विधि से जो है तकरीबन अब जो खेती करने लगे हैं हमारे जो किसान हैं, कीटनाशकों का बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा ही इसमें भी जो है खासकर किसी प्रकार का छिड़काव वगैरह करने की तो सब ज़रूरत है। कोई इसमें जैसे सपोज फसल बेचते हैं लोग, तो कोई उसमें कोई बीमारी लग जाए, माना कोदरा है या आपका काउनी है, तो इसके लिए क्या इसके लिए उपचार कर सकते हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया चौहान साहब आपने। जी जी। और मैं किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि ये हमारी कुछ इस तरह की फसलें हैं, ये ट्रेडिशनल और बड़े समय से हमारे क्षेत्रों में लगती रही हैं। इनमें कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है जी, बीमारियों और कीड़ों के प्रति रेजिस्टेंस है, और इनमें जो है बहुत कम लगते हैं कीड़े। अच्छा। और प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं आप, और जैविक खेती की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत ही उपयुक्त हैं, क्योंकि इनको पोषक तत्वों की मात्रा भी कम चाहिए होगी, थोड़ा सा ही हमारी मैनेजमेंट से अच्छी पैदावार आ जाती है जी। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया आप लोगों को, इनमें जो है 10 से 15 टन तक प्रति हेक्टेयर सड़ा गला गोबर डालें आप। अच्छा, बिजाई जो है, बिजाई किस में आप डालें, जो बिजाई आपने करनी है तो पहले डालना है डॉक्टर साहब की जब जो खेत तैयार जब कर रहे होते हैं तो पहले मिला दें। अच्छा, पहले जब लास्ट बिजाई कर रहे होते हैं उस टाइम तो आपने बिजाई ही करनी है, हल के थ्रू करें, या फिर कई बार तो हम लोग ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं इसकी। कुछ एक जो हमारे मिलेट्स हैं तो किसान दूर दूर भी इसकी लाइनों में पौधों से पौधा दूरी मेंटेन करके इसकी जो है वो रोपाई करके भी कर सकते हैं। तो मतलब पहले इसकी वो जो है आप जो नर्सरी डाल सकते हैं, इन चीज़ों नर्सरी भी डाल सकते हैं। अच्छा, नर्सरी डाल सकते हैं, उसके बाद बीज को निकाल के फिर इसको मतलब पौधे से पौधे सारे मिलेट्स में रिकमेंडेड नहीं है, पर कुछ एक बीजों में जो है। अच्छा, जैसे कोदरा की बात करें तो कोदरा को जो है वो लोग ज़्यादातर बिजाई से करते हैं। इसमें जो है अगर हम लोग लाइन टू लाइन डिस्टेंस और पौधा तो पौधा मेंटेन करते हैं तो 12 से 15 किलो बीज जो है एक हेक्टेयर के लिए काफ़ी होता होगा जी। अगर छट्टा विधि से कर रहे हैं तो 18 से 20 किलो भी लग जाएगा जी। और अगर हम लोग इसकी रुपाई वाली विधि से करें तो आधे बीज में ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि दूर दूर लगेंगे, वेस्टेज दूर लगेंगे और अच्छा ताकत हो रहा है, बहुत अच्छी फसल निकलेगी। उसमें समय तो ज़्यादा लगता होगा डॉक्टर साहब? वैसे समय का ऐसा है कि हमारे सीढ़ीदार छोटे ही खेतों में किसान लोग लगाते हैं। अगर जिसके पास ही फैमिली लेबर है वो मैनेज कर सकते हैं। अगर कमर्शियल लगाना आप लोगों ने फिर तो आप लोगों को जो है वो क्योंकि आप ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो फिर स्किलफुल लोग होने चाहिए और लेबर इंटेंसिव तो रहेगा थोड़ा बहुत जी। पर आपकी बीज की मात्रा बचेगी, बात वहीं की वहीं पहुंच जाएगी जी, है ना। आपका बीज ज़्यादा लग जाएगा, उसमें आधा लग रहा है, उसमें डबल लग रहा है, तो आपकी जो है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑलमोस्ट वहीं बैठ जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रांसप्लांटेड में हमने ये पाया है कि स्वस्थ पौधे तैयार होते हैं उसमें और डिस्टेंस मेंटेन रहता है। हाँ, एक और चीज़ मैं किसानों को बोलना चाहूँगा कि इन फसलों में एटलीस्ट 1 या 2 बार निराई गुड़ाई जरूर करें, क्योंकि बरसात में लगते हैं ये तो उसमें घास भी ज़्यादा आ जाता है, तो कृपया इस चीज़ का किसान ध्यान रखें। तो इसमें मतलब जो खरपतवार है वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी जो निराई गुड़ाई जो डॉक्टर साहब इसके लिए एक रासायनिक मिलता है आइसोप्रोटोरान नामक तत्व है, तो उससे कर सकते हैं जो घास वर्गीय हैं। हाँ, घास वर्गीय जितने जो मिलेट्स हैं, बारनैड मिलेट है, फॉक्सटेल मिलेट है जी। या कोदरा मिलेट है आपका, इनमें जो है हम लोग जो है आइसोप्रोटोरान का कर सकते हैं मतलब इसमें रासायनिक तत्व को डाल सकते हैं। मैं किसान भाइयों को ये सलाह दूंगा कि वो क्योंकि ज़्यादा केमिकल्स की बजाय अगर जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सेहत के लिए इनका फायदा है तो थोड़ा थोड़ा तो हम लोग लगाते हैं, तो थोड़ा बहुत हम लोग ध्यान दे सकते हैं चीज़ों का, और हम लोग जो है निराई गुड़ाई करके ही मैनेज कर सकते हैं। और किसान जो मैंने पाया है कि थोड़े थोड़े क्षेत्र में ही किसान लगाते हैं इसको, तो वो इसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं किसान, और अच्छे मार्केट में आज की डेट में अच्छे इसके प्राइस भी उपलब्ध होंगे। और मैं शिमला में क्योंकि मैं रह रहा हूँ तो मैंने तो गंज बाजार में ये जितने भी माइनर मिलेट्स हैं जी, इनके पाउडर बनाते हुए मैंने देखा, और इसके उपलब्ध है, और 50 से 60 किलो प्रति किलो जो है लोग खरीद के ले जाते हैं, जो लोग जागरूक हैं साहब। मतलब 100 रुपये किलो तक हो गया जी, कुछ चीज़ ऐसी हो गई है आपका, जैसे बाथू है
बाथू भी जो है बहुत कम मात्रा में जो है, बाथू की हमने बात छोड़ दी। हाँ, ये बहुत जरूरी बाथू है। का भी ऐसे है कि इसके पत्तों का साग बनता है जी, और इसके बीज भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसका बीज भी तैयार किया जाता है, जी, जो कि अलग अलग पकवानों में डाल के और बाथू की तो रोटी बहुत अच्छी बनती है, रोटी बड़ी तो अच्छी बनती खाते हैं और पहले इसकी तो खुशबू ही बहुत अच्छी होती है। और इसके लिए बाथू के लिए बिजाई का समय कौन सा सही बाथू रहेगा? के लिए हम लोग अगर बात करें ऊपरी क्षेत्र जो है, जी, वहाँ तो हम लोगों को मार्च में जैसे बर्फ पिघल जाता है, मार्च में तो मार्च से सितंबर तक लोग लगाते हैं। और निचले क्षेत्र में क्योंकि पूरे हिमाचल में ही लगता है पूरा, तो इसको जो है हम लोग जो है वो सर्दी में लगाते हैं, सितंबर अक्टूबर में लगा देते हैं और ये फरवरी मार्च तक हमारा होता रहता है। पर निचले क्षेत्रों में पत्तेदार सब्जी की तरह यूज करते हैं और ऊपर वाले क्षेत्र में बीज से तैयार हो जाता है। तो देखिए किसान भाइयों, डॉक्टर साहब आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी जो है जानकारी दी है और मेरे ख्याल आपको भी जो है इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया होगा, क्योंकि समझ आ गया होगा कि भाई कहाँ से आपने बीज प्राप्त करना है और कब आपने इसकी बिजाई करनी है और कैसे जो है इसका जो है आपने इसकी मार्केटिंग करनी है। तो किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम हमारा पसंद आया होगा। तो इसके साथ ही आपको डॉक्टर साहब हम किसान भाइयों से इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार।